हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जो कि सीबीएसई बोर्ड्स और अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 1 का लेक्चर 4 है, जिसका टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है, तो जनरल जनरल बातें करते हैं, क्या क्या बताया था इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। सबसे पहली बात जो इस थ्योरी में बताई गई वो ये है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मैटर किससे मिलके बना है? एटम से, जो कि इनडिविजिबल होते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते। सेकंड बात क्या बताई इस थ्योरी में? ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। यानी किसी भी गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, उनमें सभी प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनका मासेस भी सेम होता है। दूसरी बात क्या कही? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, उनका मास भी डिफरेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट नंबर 2 है, ये गलत है, क्योंकि जब आइसोटोप्स और आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई, तो हमें समझ में आ गया कि आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन सभी में मास डिफरेंट होता है। और जब आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई, तो हमें ये भी समझ में आया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में भी मास सिमिलर हो सकता है। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स की डिस्कवरी होने के बाद जो सेकंड पोस्टुलेट है वो गलत हो गया। जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद ये भी समझ में आ गया कि एटम से फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले दोनों पॉइंट्स जो हैं, वो धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, वो गलत साबित होते गए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस इन अ फिक्स रेशियो। ये बात बिल्कुल सही है कि जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, तभी जाके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब आगे देखिए ध्यान से। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। एटम्स आपस में रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे, जिससे नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। यानी इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये भी बात क्लियर कर दें कि एटम्स जो है वो क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं किए जा सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट देखना स्टूडेंट्स। हम पहले एक बार एटम और मॉलिक्यूल को जब यूज कर रहे हैं वर्ड को, तो उसके बारे में क्लियर कर दें कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। तो जब हम एटम की बात करते हैं, तो वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो मैटर की सारी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डाउटफुल है। यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यही बात हमने यहाँ पे समझाई है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर विच शोज ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है, और जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे हम एटम कहते हैं। लेकिन जब हम मैटर की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, तो मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो उसकी सारी प्रॉपर्टी शो करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर, जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो उसकी सारी प्रॉपर्टी शो करता है, विच शोज ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, takes part in chemical reaction and which have independent existence is called as molecule. ओके, अब हम आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। थर्ड स्पेशल नोट क्या है, देखिए स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड एज होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। तो जो मॉलिक्यूल्स जिनकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। अब होमोएटॉमिक नाम से ही समझ में आ रहा है, होमो का मतलब होता है सेम, एटॉमिक का मतलब है एटम्स। तो जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के एटम होंगे, उसे होमोएटॉमिक कहा जाएगा, और जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे, तो उसे हेटेरोएटॉमिक कहा जाएगा। तो स्पेशल नोट 4 में यही बात समझाई गई है कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स। यानी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि
सेम एलिमेंट्स के एटम से मिलके बने हैं, while heteroatomic molecules are made up of the atoms of different elements. heteroatomic molecules कौन है? जो कि different elements के एटम से मिलके बने हैं। अभी हमने जो ऊपर एग्जाम्पल देखा, उस एग्जाम्पल में बात की थी किसके बारे में? उस एग्जाम्पल में बात की थी हमने H2 के बारे में। यानी H2 में क्या होगा? अगर हम H2 की बात करें तो H2 में क्या है? दोनों हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह से Cl2 की बात करें अगर, तो Cl2 में भी क्या होगा? Cl2 में भी आपके पास दो क्लोरीन के एटम है। लेकिन अगर हम HCl की बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? HCl की, तो HCl में क्या होगा? एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि H2 और Cl2 किसके एग्जाम्पल हैं? H2 और Cl2 एग्जाम्पल्स हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के, जबकि HCl किसके एग्जाम्पल है? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये स्पेशल नोट समझ में आए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अब यहाँ पे देखिए, एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए हमने उसको यूनिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म की बात की जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, इसको डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस एटम सेलेक्ट किया गया, वो है कार्बन 12 का आइसोटोप। तो पहली चीज आप ये दिमाग में रखिए कि एटॉमिक मास यूनिट है क्या। तो एटॉमिक मास यूनिट है एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट मेथड या जो यूनिटी होता है जिसको एक्सप्रेस करते हैं यूनिटी के फॉर्म में, वो है ये। इसके लिए किसको यूज किया गया? तो कार्बन 12 के आइसोटोप को यूज किया गया। अब ये होता क्या है उसको समझिए। So one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1 upon 12th of mass of one carbon 12 atom। यानी कि कार्बन 12 एटम का, कार्बन 12 जो एटम है, वन कार्बन 12 एटम है, उसके मास का 1 अपॉन 12th पार्ट। अब क्योंकि इसका मास कितना होगा? 12, और 12 इंटू 1 अपॉन 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। वही क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो एक सिंपल तरीके से समझें कि ये यूनिटी है और यूनिटी को एक्सप्रेस किया गया है 12 इंटू 1 अपॉन 12 के फॉर्म में। 12 क्या है? कार्बन 12 के वन एटम का मास। उसका आपको कितना अमाउंट लेना है? 1/12 करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। तो हम क्या कहेंगे? वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। तो 1 AMU क्या हो जाएगा? 1 upon 12 into mass of one atom of carbon 12 isotope। अब जो mass of one atom of carbon 12 isotope है, जो mass number है, उसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उसको कंबाइनली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम बोलने की बजाय, मास नंबर बोलने की बजाय, 12 बोलने की बजाय हम उसे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। तो 1 AMU को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 अपॉन 12 इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब 1 AMU का ग्राम के साथ क्या रिलेशन है? तो 1 AMU होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। अब हम जानते हैं 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है? तो 10 की पावर माइनस 3। तो यहाँ पे यहाँ पे जो ग्राम में क्वांटिटी है, इसे जब किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अब अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें स्टूडेंट्स, तो आज के इस प्रेजेंट टाइम में AMU को रिप्लेस कर दिया है U से, जिसे यूनिफाइड मास भी कहा जाता है, क्योंकि आप यूनिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं मास को, तो वो क्या हो गया? यूनिफाइड मास। तो एट प्रेजेंट AMU इज रिप्लेस्ड बाय U which is known as unified mass। उसे क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास बोलते हैं। तो 1 AMU को 1 डाल्टन भी बोलते हैं और 1 U भी बोलते हैं। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि वैल्यू आई कहां से? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 कहां से आया? तो 1 AMU जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है 1 अपॉन Na ग्राम। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 6। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 AMU क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। और जब 1 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो AMU और ग्राम का रिलेशन जो आया वो Na की हेल्प से आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मास ऑफ वन सोडियम एटम की बात करें, एक सोडियम एटम का मास कितना होगा, तो उसे आप 23 U लिख सकते हो या 23 AMU लिख सकते हो। अब अगर इसको आपको ग्राम में एक्सप्रेस करना है तो क्या हो जाएगा, 23 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power - 24 ग्राम। और अगर इसी को ही आपको केजी में एक्सप्रेस करना है तो क्या हो जाएगा, 23 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power - 27 केजी। ओके, अब हम बात करते हैं, हमारा वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है जो है एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास नाम से ही समझ में आ रहा है, एटॉमिक मास किसी के रेस्पेक्ट में बताया जाएगा, किसी के रिलेटिव में बताया जाएगा, और वो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप। तो हम क्या कहेंगे, कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट का जो मास होता है, उसके रेस्पेक्ट में किसी एलिमेंट का वन एटम का मास कितना है, उसे ही रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, उसका 1/12 जो करते हैं वो AMU है। यानी जब भी आप रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करोगे या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे तो आप AMU के रेस्पेक्ट में बात करोगे। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि AMU की इंपॉर्टेंस क्या है। AMU की हेल्प से आप रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, देखिए, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट with respect to mass of 1/12 part of C12 isotope। अब इसे देखिए ध्यान से, समझते हैं अच्छे से। और तो रिलेटिव एटॉमिक मास RAM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अब जो ये मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप इंटू 1/12 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं AMU। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1 AMU। तो AMU के रेस्पेक्ट में ही हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर पाएंगे, या कार्बन 12 आइसोटोप के वन एटम के मास के 1/12 पार्ट के रेस्पेक्ट में ही किसी भी एलिमेंट का एटम का मास कितना है, वही रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। अब इसी तरह से जैसे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को समझा है, हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM क्या हो जाएगा, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड with respect to mass of 1/12 part of C12 आइसोटोप। तो यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, C12 आइसोटोप, उसका कितना अमाउंट ले रहे हैं, उसका 1/12 पार्ट की बात कर रहे हैं। वो मास जो होगा उसका, उसके रेस्पेक्ट में किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल का मास जितना होगा उसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल का मास विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अगेन फिर से वही बात आ गई, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप इंटू 1/12 जो कह रहे हैं वो है AMU। तो RMM रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड अपॉन 1 AMU। ओके, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपने जो दोनों बातें की हैं रिलेटिव एटॉमिक मास RAM के बारे में और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM के बारे में, ये दोनों ही यूनिटलेस हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि आप किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि रिलेटिव एटॉमिक मास RAM एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM आर यूनिटलेस। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब अगर हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करना चाहें तो हम RAM और RMM यानी रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। एटॉमिक मास क्या है, तो इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के वन एटम के मास को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। और कभी भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको AMU से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपने रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या देखा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन AMU। उस अपॉन AMU को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो एटॉमिक मास एक्चुअल में आएगा क्या, तो वो आएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU से। इसी तरह से हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। अब पहले तो ये समझ लीजिए, मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड के लिए लिखा जाता है जो कि कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल की बात करेगा और उसमें प्रेजेंट जितने भी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनके मासेस का सम होगा। तो हम क्या कहेंगे, इट इज द सम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड।
मतलब सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट, जितने भी उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम है, उनके मासेस का सम हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसे कैसे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मॉलिक्यूलर मास डिनोट्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। कैसे आएगा ये? तो मॉलिक्यूलर मास आएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू एएमयू। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को जब हम एएमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला भी आपने ऊपर क्या पढ़ा था? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड अपॉन एएमयू। और जब आप इसने मल्टीप्लाई एएमयू से कर रहे हैं तो एएमयू एएमयू कैंसिल हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट है जो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, इसको यू में और ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। यानी एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को आप यू में भी, यानी एएमयू वाला जो यू था, यूनिफाइड मास, उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट जनरली एएमयू और यू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस देम। लेकिन जनरली जब आप एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते हो तो यू ही यूज करते हो। यू और एएमयू एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला मास की। तो जब कभी भी आप किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला मास की बात कर रहे हैं तो वो कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड होगा। तो फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर द आयनिक कंपाउंड्स। ये बात ध्यान रखिए, फॉर्मूला मास किसके लिए यूज करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स के लिए। होता क्या है ये फॉर्मूला मास? तो देखिए, तो जब कभी भी किसी आयनिक कंपाउंड की बात करें तो उसके एक फॉर्मूला यूनिट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम क्या कहलाएगा? फॉर्मूला मास। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर्मूला मास क्या है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स present in one formula unit of a compound is known as formula mass. formula mass क्या है? किसी भी कंपाउंड का, मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड के वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर जो भी एलिमेंट्स के एटम्स, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हैं, उनका सम जो होगा वो फॉर्मूला मास कहलाएगा। और जैसे कि मैंने अभी कहा, किसके लिए यूज होगा ये? आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने बात की है सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, और फिर हमने उसके बाद पढ़ा है एटॉमिक मास यूनिट, और फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस की बात की है। सबसे पहले हमने देखा रिलेटिव एटॉमिक मास RAM, फिर हमने बात की रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM, फिर हमने देखा एटॉमिक मास क्या है, फिर हमने देखा मॉलिक्यूलर मास क्या है, और फिर हमने बात की अभी फॉर्मूला मास की। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।